क्रिया शुरू करवाना चाहूंगा। सदन में नेता पक्ष आमंत्रित हैं। तीन दो एक। सदन की गरिमा को नमन। जैसा कि आज का विषय दिया गया है सदन पटल पर, भारतीय समाज शास्त्रियों के सदन का मत है कि वर्तमान दलित आंदोलन एक अंबेडकरवादी आंदोलन नहीं है, मतलब दोनों डिफरेंट आंदोलन है। ये हम बात करेंगे। तो भारतीय समाज शास्त्री कौन होते हैं? भारतीय समाज का विश्लेषण करते हैं, हर तबके का विश्लेषण करते हैं, उसके भूत वर्तमान भविष्य का विश्लेषण करते हैं। जब हर तबके का विश्लेषण कर रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि समाज किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में उसको प्रगति करनी चाहिए, इस चीज का भी तार्किक विश्लेषण करते हैं। अंबेडकरवादी आंदोलन क्या है? तो अंबेडकर जो है भारतीय समाज के अनुसार अगर परिभाषित करें तो एक दलित जाति से संबंध रखते थे, जो आजादी से पूर्व उस समय जिस समय समाज में दलितों की दशा इस तरह की थी कि शिक्षा तो बहुत दूर की बात है, उनको छुआ तक नहीं जाता था, उनके साथ छुआछूत जैसा व्यवहार किया जाता था। तो उस समय में जो है एक प्रख्यात कानूनविद के रूप में उभरे, उन्होंने शिक्षा ग्रहण की विदेशों से भी, और अंबेडकरवादी आंदोलन चलाया। किस लिए चलाया? कि भारतीय समाज में जो कुरीतियां थी, जो बुराइयां थी, जिनसे वो खुद शोषित हुए, उनको दूर करने के लिए उन्होंने आंदोलन चलाया। वर्ण व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन चलाया, जाति व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन चलाया, उन्होंने दलित और महिलाओं के उत्थान के लिए आंदोलन चलाया। वो अंबेडकरवादी आंदोलन था। अब यहाँ पर उद्देश्य क्या था उसका? तो जैसा कि इससे विदित होता है कि सामाजिक उत्थान था। सामाजिक उत्थान के अंतर्गत जो स्पेशल जो दलित थे और जो उनको मुख्य धारा में लेकर आना एवं उनके साथ जिस प्रकार का अनुचित व्यवहार होता था उसको खत्म करना, ये उनका उद्देश्य था। अब वर्तमान दलित आंदोलन को समझ लेते हैं। तो वर्तमान दौर में जो है भारत में दलितों के नाम पर, दलितों के अधिकार के नाम पर, उनके समान अधिकार के नाम पर, उनके हितों के नाम पर जो दलित राजनीति हो रही है, जिसके लिए जो सो कॉल्ड आंदोलन चलाया जा रहा है, उसको हम दलित आंदोलन का नाम दे रहे हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम समझ लेते हैं सदन का उद्देश्य क्या है। भारतीय समाज शास्त्रियों के सदन में है तो सदन का जो उद्देश्य है समाज को प्रगतिशील बनाना, जिसमें कि समाज के हर तबके का विकास हो सके, उसका एनालाइज करना कि किस तरह से चीजें जो है चल रही हैं, चलनी चाहिए, सदन का उद्देश्य है। आंदोलन को सबसे पहले हम समझ लेते हैं। आंदोलन जो वर्ड होता है, आंदोलन होता क्या है? किसी भी समान उद्देश्य के लिए, किसी व्यवस्था या किसी नीति के खिलाफ जो सामूहिक रूप से जो विरोध प्रदर्शन होता है वो आंदोलन होता है। हिंसक भी हो सकता है, अहिंसक हो सकता है, इसके तमाम स्वरूप हो सकते हैं, लेकिन मेनली हम इसको आंदोलन कहते हैं। अब यहाँ पर जो है कोई भी आंदोलन सफल कब होता है, उसके लिए जो सबसे बड़ी शर्त होती है कि वो अपने उद्देश्यों से ना भटके। अगर आंदोलन है तो आंदोलन में जितने लोग सम्मिलित हो रहे हैं उनका एक समान उद्देश्य हो, जो कि समान उद्देश्य को लेकर चलें, तभी वो आंदोलन सफल हो पाता है। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार, जब हम ये कह रहे हैं कि जो वर्तमान दलित आंदोलन है वो अंबेडकरवादी आंदोलन नहीं है, इसका मतलब उससे अलग है। अब यहां पर हम ये एनालाइज नहीं कर रहे कौन सा अच्छा कौन सा बुरा है। एज ए समाज शास्त्री हमारा सदन में भार केवल इतना है, क्या वो वर्तमान जो आंदोलन है वो क्या अंबेडकरवादी आंदोलन है? तो वो नहीं है। और कैसे नहीं है वो हम बताते हैं कि कुछ आयामों पे बात करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों के रास्ते अलग अलग हैं, दोनों के उद्देश्य अलग हैं। अब यहां पर हम देखते कैसे अंबेडकर आंदोलन की जब हम बात करते हैं तो वो ये बात करते थे कि आप जो दलित आइडेंटिटी है, अपने आप को जो दलित के नाम पर जो आप आइडेंटिफाई करते हैं, आप उसको छोड़िए। और उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। क्यों अपनाया? क्योंकि हिंदू धर्म में रहकर वो जाति व्यवस्था से कभी अपने आप को नहीं निकाल पाते थे। लेकिन आज का आंदोलन देखें तो आज इस दलित आइडेंटिटी को प्रबल किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि आपको वोट बैंक की राजनीति करनी है, आपको दलितों के नाम पर, आपको कास्ट के नाम पर वोट चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको सत्ता में आना है। दूसरी बात हम देखते हैं कि जो उनकी किताब है अंबेडकर जी की, पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, उनमें उन्होंने कोट टू कोट लिखा है कि जो मुस्लिम जो समुदाय है, मुस्लिम्स के बारे में उनका पर्सनल हो सकता है कि भरोसे के लायक नहीं होते हैं, ऐसा उनका स्टेटमेंट है। लेकिन आज हम देख सकते हैं, अगर उनके अकॉर्डिंग हम देखें तो उनके आंदोलन के अकॉर्डिंग या उनकी जो विचारधारा थी, लेकिन आज हम देखते हैं लेकिन वर्तमान जो दलित आंदोलन है वो मुस्लिम अपीजमेंट का काम करते हैं। वो क्यों करते हैं? सेम अगेन उनका एक ही उद्देश्य है कि उनको अधिक से अधिक वोट चाहिए। इसके लिए वो जितने लोगों को शोषण के नाम पर इकट्ठा कर सकते हैं वो कर रहे हैं। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि अंबेडकर जो आंदोलन था, या अंबेडकर ने जो है महिलाओं के शोषण के उपचार की बात की, यानी जो महिलाओं का शोषण हो रहा है समाज में उसका निदान होना चाहिए, उसका उपचार होना चाहिए। वर्तमान दलित आंदोलनों की अगर हम बात करें तो आप अगर मायावती का नाम
नाम छोड़ दे तो कोई भी एक प्रोमिनेंट लीडर आप नहीं दे सकते जो फीमेल हो। तो क्या अगर दलित आंदोलन चल रहा है, समाज में एक बड़ा तबका दलित है, बड़ा तबका शोषित है, क्या उसमें कोई भी महिला जो कैंडिडेट है क्या वो वर्कर नहीं आ रही है? अगर आपका इतना उद्देश्य तो आप क्यों एक चेहरा नहीं ला रहे हैं महिलाओं के रूप में, केवल एक मायावती को छोड़ दे? तो अब यहाँ पर दूसरी चीज हम देख सकते हैं कि जो है उन्होंने बात की अंबेडकर जो आंदोलन था उनका उद्देश्य था धार्मिक बंधन, रीति रिवाज, इन सबसे मुक्ति पाने का। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि उसमें और जाने की बात होती है। और ये कोई आदर्शवाद है, कोई ऐसा इमेजिनरी चीज नहीं, व्यवहारिक तौर पर आज देखा जा सकता है कि किस प्रकार से जो है इन चीजों में और इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिलता है। अब यहां पर हम देखते हैं कि उदाहरण के लिए हम लेते हैं वर्तमान में जो है सपा और बसपा दोनों ही दलित आंदोलन के तहत आती है। दोनों का ही जो सो कॉल्ड उनका उद्देश्य था उनके अनुसार कि हम दलितों का उत्थान चाहते हैं। तो सपा का जो कह सकते हैं कि जो उनको लीड कर रहे हैं अखिलेश यादव और इधर जो मायावती बसपा, अब दोनों एक ही राज्य में है, दोनों राजनीति में आना चाहती हैं। अगर उद्देश्य एक है तो दोनों साथ मिलकर क्यों नहीं आ जाती? क्यों अलग अलग हमेशा चुनाव लड़ती है और एक दूसरे को हराने के चक्कर में हमेशा लगी रहती हैं? क्यों? क्योंकि अखिलेश यादव जो है या जो सपा है उसका उद्देश्य कहीं ना कहीं मुस्लिम, यादव, इन सब की राजनीति होती है। मायावती अति दलितों की बात करती है, कभी कभी फिर वो ब्राह्मण और इन सब की राजनीति करने लगती है। तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि जितने भी आज दलितों के नाम पर या दलित आंदोलन के नाम पर जितने भी समुदाय या जितनी भी पार्टियां ये सब बन रही हैं, उनका एकमात्र उद्देश्य है राजनीति। अब विपक्ष आके कह सकता है कि महोदय राजनीति में नहीं आएंगे तो पॉलिसी कैसे बनाएंगे? तो सीधा सा मेरा यही काउंटर है कि अगर आपका दोनों का एक ही राज्य के अंदर, एक ही क्षेत्र के अंदर, अगर दोनों समुदाय का, दोनों पार्टियों का एक ही उद्देश्य है कि आपको दलितों का उत्थान करना है, तो साथ मिलकर करिए। दलित, अति दलित, आप जो सब कैटेगराइजेशन करते हैं उसके अंदर ये क्या होता है? दलित मतलब दलित होता है, वो पिछड़ा हुआ है, वो समाज की मुख्य धारा से अलग है, आपको उसको लेके आना है साथ में। तो स्वाभाविक बात है कि आपका जब समान उद्देश्य है तो समान आंदोलन के सक्सेस के लिए हमने बताया कि उद्देश्य समान होना चाहिए। और जब आपका समान उद्देश्य है उस आंदोलन को सफल बनाने के लिए आपको साथ में आना पड़ेगा। लेकिन फिर भी अलग अलग लड़ रहे, तो जो साथ तौर पर जाहिर होता है कि किस प्रकार से केवल जो आज का जो वर्तमान जो दलित आंदोलन है वो केवल और केवल राजनीति, वोट बैंक और जो दलित राजनीति, इन सब के अंदर सिमट कर रह गया है। इसका मतलब यह है कि जो अंबेडकर आंदोलन था, जो अंबेडकरवादी जो आंदोलन था और जिन उद्देश्यों के लिए, जो वास्तविक उद्देश्यों के लिए वो था, वो उद्देश्य आज के दलित आंदोलन के नहीं है। अब आज का दलित आंदोलन सही है, वो सही था या ये खराब, ये सब जो है एक एज अ समाजशास्त्री ये हमारा कार्य नहीं। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि यहां पर जो है आज का जो वर्तमान जो आंदोलन है वो उससे अलग है। अब यहां पर हम देखते हैं कि जो है जैसा कि इन्होंने कहा कि हम ये कह रहे हैं कि दोनों के रास्ते अलग है। अब जैसा कि हमने विभिन्न आयामों में जाना कि किस प्रकार से दोनों के रास्ते अलग हैं, जब दोनों के रास्ते अलग है, दोनों का उद्देश्य मैच नहीं करता, तो यहां पर हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है जो वर्तमान का दलित आंदोलन है वो उससे अलग है। इसी के साथ मैं अपनी बारी को विराम देना चाहूंगा। धन्यवाद। भारतीय समाजशास्त्रियों के सदन का मत है कि वर्तमान दलित आंदोलन एक अंबेडकरवादी आंदोलन नहीं है। कि पुरजोर विपक्ष में 3, 2, 1। महोदय हमारा प्रतिपक्ष बहुत चीजें तो बता देता है कि दोनों आंदोलन है, यानी अंबेडकरवादी फिलॉसफी, अंबेडकरवादी मूवमेंट है, उसका जो रास्ता है वो अलग है, उसका प्रोसेस अलग है, और उसका जो आज का आंदोलन है उसका रास्ता अलग है, उसका प्रोसेस अलग है। लेकिन वो रास्ता क्या है, वो प्रोसेस क्या है और वो उद्देश्य क्या है, ये भी बता के नहीं जा रहे। ये हम आपको बताते हैं और फिर हम इसके फ्लॉज, लूपहोल्स बताते हैं इनके। सबसे पहले जो अंबेडकरवादी चीजें हैं उससे पहले समझते हैं भारतीय समाजशास्त्री इन्होंने कहा कि समाज के बस मूल को समझते हैं और किस दिशा में समाज जा रहा है उस पर एनालाइजेशन करते हैं। हमारा काम सिर्फ एनालाइजेशन नहीं है, हम चाहते हैं कि एक समाज का एक सॉल्यूशन ड्रिवन अप्रोच दे कि किस प्रकार सॉल्यूशन किस चीज का, कि जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज है समाज में हम मानते हैं कि खासकर जो भारतीय समाज के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात कर रहे हैं, किस प्रकार से भारतीय समाज में बहुत कम्युनिटीज है, इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, असमानता एग्जिस्ट करती है, वहां पे काफी सारी कम्युनिटीज का शोषण हो रहा है, तो उनका अपलिफ्टमेंट कैसे हो, सोशल जस्टिस कैसे इंश्योर होगा, वो सॉल्यूशन ड्रिवन अप्रोच वो बोलते हैं। और सॉल्यूशन ड्रिवन अप्रोच जो अंबेडकर और भारतीय समाजशास्त्री चाहते हैं वो इसलिए चाहते हैं किस प्रकार से कि पॉलिटिक्स के थ्रू, यानी पॉलिसी मेकिंग में जब आप रिप्रेजेंटेशन अपन लाए, अपनी अथॉरिटी में आप रिप्रेजेंटेशन लाएंगे, तब आपको जो पॉलिटिकल सत्ता होगी उसके थ्रू आप पॉलिसी चेंजेस ला पाएंगे, अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी चीज वहां ला पाएंगे। ये चीज भारतीय समाजशास्त्री इंश्योर करते हैं, एक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। और दूसरा कि वो मानते हैं कि जो ये बात करके जाते हैं कि दलित जो पहचान है वो अंबेडकर छिपाने की बात करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बात है समाजशास्त्री और दोनों ये मानते थे कि जो समाजशास्त्री है वो मानते हैं कि जो कास्ट, खासकर जो भारत में फैक्टर है, खासकर जो दलित आइडेंटिटी है, वो बहुत ही एक तरह से अपने आप में
इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हमेशा से दबी हुई रही है। उसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको छुपा दें, नहीं, आप उसको छुपाएंगे नहीं, आप उसमें जो इनइक्वालिटीज है उसको एड्रेस करेंगे। यानी और जो अंबेडकर भी कह रहे हैं, अंबेडकर कह रहे हैं कि आपको अपनी दलित आइडेंटिटी के प्रति असर्टिव होना चाहिए, उसको असर्ट करना चाहिए किसी भी प्रकार से, और उसके लिए अपलिफ्टमेंट करना चाहिए। अंबेडकर किस प्रकार से क्या प्रिंसिपल्स में मान रहे हैं? अंबेडकर बेसिकली हम 3 प्रिंसिपल और 3 आयाम, वो कैसे प्रिंसिपल्स हम फुलफिल कर रहे हैं 3 आयामों के थ्रू, वो हम बताते हैं। अंबेडकर मान रहे हैं 3 प्रिंसिपल्स, वो है सबसे पहले कि हमें कैसे जो पॉलिसी चेंज है, कैसे किस प्रकार हमें पॉलिटिक्स के थ्रू पॉलिसी चेंज लाना है। यानी जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स या पॉलिटिक्स की बात ये कर रहे हैं कि किस प्रकार राजनीति हो रही है, हम मानते हैं राजनीति है क्या, ये तो बताया नहीं। और अगर कह रहे हैं राजनीति हो रही है, राजनीति होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि राजनीति जब तक होगी तब तक ही रिप्रेजेंटेशन हमारा आ पाएगा। जब वो आइडेंटिटी के थ्रू हम पॉलिसी मेकिंग अथॉरिटी में आ पाएंगे, तब जाके हम कुछ चेंज लाने के काबिल बन पाएंगे, कैपेसिटी हमारे पास होगी। उसके लिए राजनीति होना आवश्यक है। ये राजनीति को बहुत ही नेगेटिव कॉनोटेशन दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो अंबेडकर खुद मानते थे। क्योंकि अंबेडकर ने क्या करा, अंबेडकर ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारे पॉलिसी के थ्रू ब्रिटिशर से बहुत ज्यादा नेगोशिएशंस करे। अपने खुद जब भारतीय उसमें थे, लॉ मिनिस्टर थे, या उससे पहले ब्रिटिशर्स की जो सत्ता में थे, तो वो मानते थे कि पॉलिटिक्स कितना इंपॉर्टेंट है साधन पॉलिसी चेंज का। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बात करें एजुकेशन अपलिफ्टमेंट, वो आज के थ्रू कैसे अंबेडकर जो 3 प्रिंसिपल वो देके गए थे, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज, ये तीनों प्रिंसिपल में आज की जो प्रेजेंट पार्टीज है वो मान रही है। उससे पहले दलित आंदोलन कैसे स्टार्ट हुआ थोड़ा सा समझते हैं। दलित आंदोलन स्टार्ट हुआ किस प्रकार, स्टार्ट पहले ही हो चुका था अंबेडकर की फिलॉसफी से ऑब्वियसली। तो उसमें धीरे धीरे जब लोग इन्होंने बोल के वो पढ़ के आए, ऐसे ही बहुत सारे लोग निकले जो समाज से निकले, जैसे काशीराम जैसे लोग हुए, और वो जब एजुकेशन पूरा वो एक अच्छे लेवल पहुंचे, तब उन्होंने सोचा किस प्रकार से हमें किस प्रकार से सबका अपलिफ्टमेंट करना है, अवेयरनेस क्रिएट करनी है, वो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन इंश्योर करना है। तब उन्होंने अपना एक बामसेफ नाम का संगठन इंश्योर करा। उसके बलबूते पे बहुत सारी दलित पार्टीज अलग अलग क्षेत्रों में, यानी हम बात करें बीएसपी की यूपी में, दलित पैंथर्स, और फिर महाराष्ट्र में और साउथ इंडिया में, ऐसी बहुत सारी पार्टीज उभरना शुरू हुई। मकसद सबका ये था, कोर, क्योंकि हम बात करें मूल में, जो हमने बात बताई, मूल सबका प्रिंसिपल एक है और उस प्रिंसिपल का प्रोसेस सबका मूल में एक है। उसके लिए अंबेडकर खुद मानते हैं आपकी जो चीजें हैं वो आवश्यकता है समाज के, जिस प्रकार समाज इवॉल्व करता है, तो कॉन्टेक्चुअली होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज अगर समाज ऐसा, समाज में नीड से है तो आप ऐसे ही रहें, स्टैटिक हो जाए, नहीं, आपको ऑब्वियसली कॉन्टेक्चुअली अपने आप को डायनेमिक करना पड़ेगा, और यही चीज आप बात करें। लेकिन प्रिंसिपल सेम रहेंगे और जो प्रोसेस है वो भी सेम रहेगा। उसका तरीका ऑब्वियसली आप चीजें बदल सकते हैं, पर उसका वो चीज रहेगी। उसमें फिर आगे बात कर रहे हैं कि किस प्रकार हम एजुकेट, एजिटेट और ऑर्गेनाइज की बात करने हैं। और इनके स्पीच में जो 2 चीजें इन्होंने बताई, रास्ते अलग है, उद्देश्य हमने बता दिया, उद्देश्य क्या है, जो हमने 3 चीजें बता रखी है आपको। अब वो उद्देश्य को और अच्छे से समझते हैं, किस प्रकार से सबसे पहले एजुकेशन अपलिफ्टमेंट इंश्योर हो रहा है। किस प्रकार हम बात कर रहे हैं कि आज जो दलित पार्टीज आगे निकली 1970-80 के दशक में, उनका जो उभार हुआ, उससे किस प्रकार अफर्मेटिव एक्शन जैसी चीजें इंश्योर हुई। वो क्या था अफर्मेटिव एक्शन? ये था कि किस प्रकार जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है, ये जो इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है, वहां पे किस प्रकार दलित जो ऑप्रेस कम्युनिटी है उसको एक रिजर्वेशन या आरक्षण दिया जाए। इसके साथ साथ स्कॉलरशिप उनके लिए इंश्योर करी जाए, जो बच्चे दलित हैं या उनके लिए, ये सारी चीजें ये लगातार ये पार्टीज करती हुई आई है, और ये अंबेडकर का मूल विचार था, इसको फॉलो करा है उन्होंने। दूसरी चीज एजिटेट की बात कर रहे हैं हम, एजिटेट से ऑर्गेनाइज समझते हैं, कैसे पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन इंश्योर करना है। तो पॉलिटिकल मकसद हमारा ये था कि पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। अब ये जो सारी पार्टीज उभरी हैं, इन्होंने अलग अलग सेक्ट में किस प्रकार से दलितों को अलग अलग माध्यम से एकत्रित करना शुरू करा है, अलग अलग राज्य में, वो अपनी कॉन्टेक्चुअल नीड्स के हिसाब से किस प्रकार से इन्होंने इंश्योर करा है कि जो, और फिर ये एक चीज बता के जाते हैं, आज का तो दलित, इनके 2 इंपॉर्टेंट चीजें थी कि आज का तो दलित आंदोलन है वो इस्लाम, जो मुस्लिम्स है, मुस्लिम पार्टीज है, उनके साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, और दूसरा कह रहे हैं कि फीमेल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इसको ही समझ लेते हैं। जो अंबेडकर कह रहे हैं, अंबेडकर का बहुत ही नेगेटिव चित्रण नहीं कर रहे हैं मुस्लिम्स के प्रति, ऐसा नहीं था। अंबेडकर ने जो भी वहां चीजें बताई कि मुस्लिम्स इन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, डिसलॉयल होते हैं, वो तब की स्थितियों में ऐसा लगा कि पार्टीशन में जितना वायलेंस हो रहा था ऑब्वियसली, तो वहां पे ऐसा लग रहा था कि जो मुस्लिम्स है उनका एक ही मकसद है, पार्टीशन। लेकिन वो ये समझते थे अगर कोई मुस्लिम ऑब्वियसली जो भारत के लैंड से अगर एसोसिएट करता है, वहां पे बहुत सारी ऑप्रेस कम्युनिटीज है, उनको हमेशा उनको भी साथ लेना पड़ेगा आपको। तो अगर आप उनका साथ लेके पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इंश्योर कर रहे हैं, पॉलिटिकल में आ रहे हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, आप अपना ही इससे फायदा भी कर रहे हैं। और समाज में सोशल जस्टिस, क्योंकि अंबेडकर तो कहते हैं कि महिला, जो मुस्लिम महिला है, वहां पे भी जो 3 तलाक है, जो इविल प्रैक्टिसेस है, उनका भी अबॉलिशन या रिफॉर्म होना चाहिए। वो मुस्लिम को केवल डिसलॉयल तो नहीं कह रहे, पता नहीं कैसे किस प्रकार कह रहे हैं। उसके बाद मायावती ये कहते हैं बस एक फीमेल लीडर है आज तक, ऐसा कुछ, पर ऐसा कुछ नहीं। आज भी सबसे ज्यादा अगर फीमेल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, वो इन्हीं दलित पार्टीज में इंश्योर होता है। जितने भी टिकट्स देती हैं उसमें सबसे ज्यादा फीमेल रिप्रेजेंट। आज भी बहुत सारी जो महिलाएं हैं, आप किसी और पार्टीज में बता सकते हैं इतनी ज्यादा महिला लीडर्स, मायावती के बाद आज कुमारी शैलजा है, और जो इतने सारे टिकट्स बंटते हैं उसमें महिला का कितना ज्यादा रिप्रेजेंटेशन होता है। तो ये सारी चीजें दिखाती है रिप्रेजेंटेशन महिलाओं का काफी हद तक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमने जो शुरू करी थी बात कि एजुकेशन
के थ्रू जो हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल आइडेंटिटी अपनी अजर्ट करेंगे, और वो अजर्ट इस प्रकार से करेंगे। अम्बेडकर एक चीज मानते थे कि आपका जो सोशल जस्टिस के लिए, आपको सोशल चेंज लाने के लिए आपको उसमें इकोनॉमिक मीन्स और ये सब है, तो इकोनॉमिक मीन्स के थ्रू और पॉलिटिक्स के थ्रू दोनों किसी आपको सोशल चेंज वो लाना है। तो वो कैसे ला पा रहे हैं कि हम जो रिप्रेजेंटेशन अपना इंश्योर कर पाए। अगर दलित पार्टी और ये सारी नहीं उभरी होती तो हम कभी यूपी और इन सब में कभी उसमें पावर में नहीं आ पाते। आज हमारी जो पार्टीज है उसके थ्रू ही हम कुछ भी एडवोकेट कर सकते हैं, कुछ भी एग्जर्ट कर सकते हैं। उन दलित पार्टीज जो दलित आंदोलन चल रहा है वो राजनीतिक फ्रेमवर्क से ही हम वो चीज इंश्योर कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात, और लास्ट में एक चीज बोलना चाहता हूं कि आज भी अम्बेडकर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, एक लास्ट पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं और जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट में यानी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज जो देनी चाहिए वो भी चीज आज की दलित पार्टीज लगातार इंश्योर कर रही है। धन्यवाद। एक सदन की गरिमा को सादर नमन। सदन पटल पर रखे गए विषय के पुरजोर पक्ष में महोदय, सबसे पहले हमारा प्रतिपक्ष आता है और वो कहता है कि हम समाजशास्त्री हैं इसलिए सॉल्यूशन ड्रिवन अप्रोच की आवश्यकता है। तो मैं बता देना चाहता हूं कि इस डिबेट में हम सॉल्यूशन पे डिबेट आज नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ इतना डिबेट, हमें टॉपिक दिया गया है कि क्या दोनों एक हैं, एक रास्ते पे हैं या अलग अलग हैं। उसके बाद महोदय ये बात करते हैं कि दलित आइडेंटिटी की बात अंबेडकर ने की है। महोदय हमें देखना पड़ेगा कि एनाहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 में अंबेडकर ने जो किताब लिखी थी उसमें उन्होंने पूरा का पूरा ब्यौरा दिया था कि अभी तक की उनकी स्टडीज के आधार पर कैसे क्या अप्रोच वो ले सकते हैं कास्ट के एनाहिलेशन के लिए, कास्ट की प्रॉब्लम खत्म करने के लिए। और उसके 400 पेज की किताब के अंत में आते आते उन ये कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि हिंदू समाज में रहते हुए कास्ट की एज एन आइडेंटिटी खत्म करना, उसके भेदभाव को खत्म करना पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए हमें इस आइडेंटिटी से ही छुटकारा चाहिए, जो जातिगत आइडेंटिटी है हमें उसे ही छोड़ना पड़ेगा, इसलिए धर्म को भी छोड़ना पड़ जाएगा महोदय। उसके बाद आते हैं, ये कहते हैं कि राजनीति क्या है, हमारे नेता नहीं बताया। महोदय हमारे नेता स्पष्ट रूप से बोल के गए हैं कि राजनीति का यहाँ पे अर्थ है वोट बैंक की राजनीति करना, केवल वोट कैप्चर करने के लिए, वोट अपीजमेंट करने के लिए, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को अपीज करने के लिए, उस आधार पर अपनी पॉलिसीज बताना, ना कि दलित एज अ होल दलित समाज के उत्थान के लिए। उसके बाद महोदय ये बात करते हैं कि राजनीति जरूरी है, उससे से उत्थान होगा। महोदय हम अभी के जो वर्तमान दलित पार्टियों के नेता हैं उनको एग्जांपल लेकर देखें तो बिहार में नीतीश कुमार और लालू यादव मिलकर इतने सालों से 20-25 साल शासन किए, राजनीति के सेंटर में रहे, लेकिन फिर भी हम बिहार का आज का स्टेटस देखें, वहां पे दलितों का जो स्टेटस देखें, इकोनॉमिक स्टेटस, सोशल स्टेटस, किसी में उत्थान नहीं हो पाया। अगर ये लोग अम्बेडकरवादी मूवमेंट पर ही, अम्बेडकरवादी विचार पर ही, उन्हीं के आंदोलन के रास्ते पे फॉलो करते तो कहीं ना कहीं 20-25 साल में हमें उत्थान देखने को मिलता, लेकिन हम और डिग्रेडेशन ही देख रहे हैं बिहार में। इसका मतलब है कि ये लोग अम्बेडकरवादी विचारों से भटक चुके हैं। उसके बाद महोदय ये बात करते हैं कि पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन जरूरी है, बामसेफ जैसे ऑर्गेनाइजेशन बने, उसका बात करते हैं। तो मुझे देखना पड़ेगा कि बामसेफ जैसे ऑर्गेनाइजेशन कांशीराम जी द्वारा बनाए गए, लेकिन बामसेफ आज के समय में खुलकर बसपा के विरोध में है, जो कि कांशीराम जी ने ही बसपा की पार्टी बनाई और बामसेफ के भी संस्थापक थे। लेकिन दोनों में इतना विरोधाभास आज के डेट में हो गया कि क्योंकि बसपा बीच में कांग्रेस के साथ गठबंधन करने को थी, जो कि बामसेफ के लोगों को नहीं मंजूर था, और बामसेफ ही बसपा के खिलाफ जाके खड़ा हो गया। तो हम देख सकते हैं कि जो एक ही उद्देश्य से एक ही व्यक्ति द्वारा संस्थापित दो ऑर्गेनाइजेशन है, वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ है, क्योंकि दोनों के उद्देश्य अब अलग अलग दिख रहे हैं महोदय, दोनों के रास्ते अलग अलग दिख रहे हैं। उसके बाद महोदय ये बात करते हैं कि अब जो एजुकेशन के अपलिफ्टमेंट इंश्योर हो रहा है। महोदय हमने देखना होगा कि बिहार में नीतीश कुमार 20 साल से शासन कर रहे हैं, लेकिन वहां का एजुकेशन सिस्टम पूरे देश में सबसे निम्न वर्ग पे गिना जाता है और डिग्रेड होते जा रहा है। तो जो कि अम्बेडकरवादी आंदोलन का मुख्य पॉइंट था, एजुकेट करना, एजुकेशन को प्रबल बनाना, वहां देख रहे हैं कि एजुकेशन और डिग्रेड हो रहा है, एजुकेशन को वो लोग काम नहीं कर रहे हैं महोदय। उसके बाद ये बात करते हैं अम्बेडकर के व्यूज जो मुस्लिम्स पे थे, उसको ये कहते हैं कि भारत के मुस्लिम्स के साथ लेने की वो बात करते थे। जी नहीं महोदय, इंडिया पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया 1950s के टाइम पे उनकी किताब आई थी, उसमें उन्होंने लिखा कि मैंने पूरा मुस्लिम हिस्ट्री स्टडी किया है, उसके आधार पे मेरा ये कंक्लूजन निकलता है कि जो मुस्लिम्स हैं वो कभी हमारे सगे नहीं हो सकते, क्योंकि कुरान के अकॉर्डिंग उन्हें बताया गया है कि जो मुस्लिम्स हैं वही सिर्फ अल्लाह के बंदे हैं, बाकी सब काफिर्स हैं, और आपका मुख्य उद्देश्य यही होगा कि सारे काफिर्स को अल्लाह के बंदे बनाना। तो वो कभी भी भरोसे के लायक नहीं है, वो कभी भी, अम्बेडकर तो यहां तक कहते हैं कि कभी भी मुस्लिम्स भारत को अपना देश नहीं मानेंगे, तो हमें उनका सपोर्ट नहीं करना चाहिए। वो तो कहते थे कि सारे मुस्लिम्स को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। तो महोदय किसी भी स्तर पे जाके अम्बेडकर मुस्लिम का सपोर्ट नहीं करते थे। रही बात जो ये 3 तलाक और मुस्लिम महिलाओं की बात करते हैं, तो महोदय अम्बेडकर जी महिलाओं में मुस्लिम हिंदू नहीं देखते थे, वो पूरे महिलाओं की बात करते थे। और आज के वर्तमान दलित आंदोलन की अगर हम बात करें, तो जब बीजेपी गवर्नमेंट अभी सेंटर में जो थी वो 3 तलाक पे बिल बनाई, तो वर्तमान जो दलित पार्टियां उन्होंने उस बिल का विरोध किया। वो अगर वो अम्बेडकरवादी विचारों पे चलते तो वो उस 3 तलाक के बिल का विरोध ना करके उसका समर्थन करते, क्योंकि वो अम्बेडकर के विचारों से मैच करता है। उसके बाद महोदय ये बात करते हैं कि बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारी टिकट बांटे गए, बहुत लोग दिए गए। ये केवल एक मतलब स्टेटमेंट देके जाते हैं कि बहुत सारे हैं, नाम ये कोई नहीं बता पाता। हमारे पूछे एक नाम इन्होंने एक्स्ट्रा कुमारी शैलजा का जुड़वाया, जो कि खुद कांग्रेस पार्टी में किसी दलित पार्टी से नहीं जुड़ी हुई है, और कांग्रेस पार्टी में होते हुए भी उनका स्तर, उनका जो
पोजीशन है पार्टी में वो दिन बर दिन डिग्रेड किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी द्वारा। उस पे भी कोई दलित पार्टी खुलकर नहीं बोला कि एक दलित महिला नेता थी जिसको कांग्रेस पार्टी में डिग्रेड किया जा रहा है, पोजीशन उनका कम किया जा रहा है, उनको आगे नहीं बढ़ने का मौका दिया जा रहा है। उसके बाद महोदय अगर हम देखें तो महिलाओं का केवल लीडर, एक तो पहली बात कि लीडर नहीं है यहाँ पे, दूसरी बात महिलाओं के अधिकारों की बात नहीं होती है आज के दलित आंदोलन में। दलित आंदोलन में हम देख सकते हैं कि जहां पे भी महिलाओं, जैसे अभी 3 तलाक का मैंने बताया, 3 तलाक की जब बात आई तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ विरोध ही दिखाया। वो उनको अंबेडकरवादी अगर विचारों पे चल रहे हैं तो उनको इसका सपोर्ट करना चाहिए। उसके बाद महोदय ये जो अंबेडकर के 3 बेसिक फिलॉसफीज की बात करते हैं, ऑर्गेनाइज, एजुकेट और एजिटेट। अंबेडकर के फिलॉसफी में ये तीनों चीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम इसी को देखें तो अभी के जो करंट में जो दलित आंदोलन चल रहा है इन तीनों का बिल्कुल विपरीत चल रहा है। सबसे पहले अगर हम ऑर्गेनाइज को देखें तो ऑर्गेनाइज का अंबेडकर का था कि सारे दलितों को एकजुट होना पड़ेगा, लेकिन आज हम देखेंगे कि वहीं पे एकता खत्म हो रही है। हर जगह क्षेत्रीय छोटे छोटे गुट, छोटे छोटे दल, अलग अलग पार्टीज बन रहे हैं। एक एकता का कॉन्सेप्ट था उसके बिल्कुल ही ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है आज का दलित आंदोलन। उसके बाद महोदय सेकंड नंबर पे एजुकेट आता है, तो एजुकेट के लिए हम देख सकते हैं कि कई यूपी बिहार जैसे कई राज्यों में जहां पे वो सत्ता में आ भी गए दलित पार्टियां, लेकिन उन्होंने एजुकेशन लेवल को और बढ़ाने की जगह पे और डिग्रेड करने का काम किया, क्योंकि उन्हें वोट बैंक की राजनीति करनी है और उन्हें भी पता है कि अगर लोग ज्यादा पढ़ लिख लेंगे तो वो क्वेश्चन करेंगे हमसे, हमारे सत्ता के बारे में क्वेश्चन करेंगे, हमारे रूल में हम क्या क्या काम किए, कैसा काम किया, वैसा करेंगे। इसलिए वो अपना पर्सनल वोट बैंक का फायदा देखते हुए एजुकेशन सिस्टम पे उतना वर्क नहीं कर रहा है, उससे ज्यादा वो सिर्फ उन्हें अपीज करने के लिए काम कर रहे हैं। उसके बाद महोदय तीसरा जो पॉइंट था एजिटेट करने का, तो अंबेडकर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि ऑर्गेनाइज और एजुकेट होने के बाद हमें एजिटेट करना पड़ेगा। एजिटेट किसके खिलाफ? तो सवर्ण हिंदुओं के शोषण के खिलाफ। लेकिन हम आज देख रहे हैं कि जो करंट दलित आंदोलन है उसमें मायावती जैसी लीडर्स का हमने शासन देख लिया, जिसमें वो अपने केवल वोट बैंक राजनीति के लिए, केवल सत्ता में आने के लिए ब्राह्मणों से सपोर्ट ली, ब्राह्मण दलित एकता की राजनीति को आगे लेकर आ गई। जो जिन ब्राह्मणों के सवर्ण, मतलब जिन सवर्णों के खिलाफ, उनके शोषण के खिलाफ इतना ज्यादा अंबेडकर ने पूरी मुहिम चलाई, पूरा आंदोलन करने की कोशिश की, उसी ब्राह्मणों के साथ आज मतलब आज के जो करंट दलित नेता हैं वो उनके साथ सपोर्ट में आके उनके साथ केवल और केवल सत्ता पाने के लिए किया। और इसका हमें इफेक्ट क्या देखने, आफ्टर इफेक्ट देखने को ये मिल गया कि जो उनके जो ये एजुकेट करने और दलित उत्थान का पूरा एक अंबेडकर का कॉन्सेप्ट था, जो उनका उद्देश्य था, वो कहीं से फुलफिल ही नहीं हो पा रहा है। और ये फुलफिल क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि वो उस रास्ते पे चल नहीं पा रहे हैं। जो आज के लोग हैं वो उनका उद्देश्य ही भटक चुका है, उनका रास्ता बिल्कुल अलग हो चुका है। तो आज के जो दलित आंदोलन है वो कहीं से भी अंबेडकरवादी आंदोलन नहीं है। हमें हमारा जो प्रतिपक्ष है वो बताना शुरू करता है इस बात से कि जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें राजनीतिक वोट बैंक हो रहा है। हमें समझना होगा महोदय कि जो पूरा अंबेडकर का आंदोलन है खुद एक राजनीतिक परिस्थिति की बात करते हैं। वो कहते हैं कि हमें राजनीति करनी होगी, दलितों को असर्ट करना होगा, दलितों को अपनी डिमांड रखनी होगी, वो राजनीति के माध्यम से हो पाएगी, इलेक्टोरल प्रोसेस के माध्यम से हो पाएगी। इसका मतलब जो वर्तमान दलित आंदोलन है वो अंबेडकर के साथ लिंक्ड है। उसका भी एग्जाम्पल देना शुरू करते हैं महोदय कि जो नीतीश कुमार और लालू यादव है, अगर वो दलित आंदोलन से निकले हुए हैं तो क्यों नहीं उनका उत्थान हो रहा है? अब हमें समझना होगा महोदय कि क्या वाकई में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव दलित आंदोलन के चेहरा है। अब हमें समझना होगा कि नीतीश कुमार और लालू यादव का राइज कब होता है? ये होता है पोस्ट मंडल, अर्थात वो दलित आंदोलन से निकले ही हुए नेता नहीं है। दलित आंदोलन से निकले हुए नेता कौन है महोदय? काशीराम जैसे लोग, मायावती जैसे लोग, दलित पैंथर्स में जो नेतृत्व है वैसे लोग, वो लोग नहीं निकले हुए हैं। उसके बाद इसीलिए अब आते हैं महोदय, ये कहते हैं कि फिर भी अगर वो राजनीति कर रहे हैं तो उनका असर्टिवनेस क्यों नहीं आगे निकल के आ रहा है? दलितों का अपलिफ्टमेंट बिहार में क्यों नहीं हो रहा है? अब मैं समझाना शुरू करता हूं महोदय कि किस प्रकार से दलितों का अपलिफ्टमेंट बिहार में हो रहा है। हमें समझने की आवश्यकता है महोदय, क्या जो दलित हैं, क्या बिहार में जो दलित पहले जिस स्थिति में थे आज भी उसी स्थिति में है? क्या दलितों का आज रिप्रेजेंटेशन नहीं है? क्या हम अशोक चौधरी को कैबिनेट में नहीं देखते हैं क्या, बिहार की कैबिनेट में? ये अपने आप में समझने की आवश्यकता है महोदय। तो अगर ये हो रहा है तो इसका मतलब अपलिफ्टमेंट हो रहा है। उसके बाद ये बता के चलते हैं महोदय कि पार्टीशन ऑफ इंडिया में 1950 में अंबेडकर ये लिख के गए कि मुसलमान देश विरोधी होते हैं, इसीलिए मुसलमान और दलितों को एक साथ नहीं आना चाहिए। उसके बाद फिर नीचे बोल के गए मुस्लिम महिलाएं एक्सेप्शन है। तो अगर मुसलमान और दलितों को, मुसलमान और बाकी आइडेंटिटीज अलग है, तो फिर महिला उसमें एक्सेप्शन क्यों? ये बताने में समर्थ है। उसके बाद हम बताते हैं महोदय कि क्यों अंबेडकर इन दोनों की डायकोटमी को ये जो समझा रहे हैं वो कॉन्टेक्चुअल है। वो उस किताब के अंदर उस पार्टीशन की परिस्थिति को लेकर के है। मान लेते हैं अंबेडकर के सामने अभी वर्तमान स्थिति में या उस वक्त की स्थिति में एक इलीट मुसलमान आता और एक सबल्टन मुसलमान आता, तो क्या वो अंबेडकर मुसलमानों को दरकिनार कर देते? ये अपने आप में सोचने की बात है महोदय। विरोधाभास है कि जो व्यक्ति लगातार जातियों का विरोध करते हैं, मुसलमानों के अंदर जो पसंदीदा जाति है, क्या उसका विरोध करेगा तो अंबेडकर उसे नकार देंगे? हमें समझने की आवश्यकता है महोदय, वो नहीं करते ऐसा। उसके बाद ये बोलते हैं महोदय कि जो वर्तमान जितनी भी दलित पार्टियां हैं वो 3 तलाक का विरोध करती हैं। जितनी भी वर्तमान की जितनी भी पार्टियां हैं वो महिला को रिप्रेजेंटेशन नहीं देती है। अब 3 तलाक के विरोध से शुरू करता है महोदय। पहली बात कि 3 तलाक को प्रिंसिपली सभी ने उसकी खंडन किया था, और जो बिल आया था 3 तलाक को अबॉलिश करने का, उसकी सभी ने निंदा कर दी थी। अब आते हैं महोदय कि अब महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन की बात है। वो कहते हैं कि हम जिसका उदाहरण देके आ रहे थे वो नेता कांग्रेस की थी, अब हम उस कांग्रेस की नेत्री जो नेता है उनकी पॉलिटिक्स को समझते हैं महोदय। जहां पे वो रहती हैं वो
क्या कर रही है, वो दलितों को एगिटेट कर रही है, ऑर्गेनाइज कर रही है, उसके साथ वो ऊपर चढ़ रही है, मतलब वो भी दलित आंदोलन की पार्ट है। क्या कोई व्यक्ति क्योंकि वो दूसरे दल में है उसे क्या दलित आंदोलन से बाहर कर देना चाहिए? हमें समझने की आवश्यकता है। मोदी ये बताने में समर्थ है, उसे क्यों हम बाहर कर दें? उसके बाद ये बोलते हैं महोदय कि बाकी जो नेतृत्व है उसमें कहीं ना कहीं ये नहीं आता है। चलिए मायावती से शुरू करते हैं। महोदय, एक मुख्यमंत्री, एक पार्टी का अध्यक्ष ही जब महिला है तब फिर क्यों उसे हम डिसऑर्गेनाइज कर दें? क्यों हम मानते हैं महोदय मायावती की जो पूरी राजनीति रही है उसमें? अब इसके बाद ये मायावती का रिबटल ये देते हैं क्योंकि उन्होंने ब्राह्मणों के साथ कोलैब कर लिया। वही मायावती है महोदय जो लगातार मनुस्मृति की निंदा करते दिखती है हमें, वही मायावती है जो ब्राह्मणों के साथ अलायंस तोड़ते दिखती है। तो क्या उस अलायंस तोड़ना और मनुस्मृति की निंदा करना ये अपने आप में परिणाम नहीं है, पर्याप्त नहीं है महोदय? ये बताना कि जो अम्बेडकर मनुस्मृति को जला रहे हैं दलित आंदोलन के लिए, वो वही काम आज की जो दलित राजनीति की पार्टियां हैं वो भी यही काम कर रही है। ये अपने आप में दर्शाता है महोदय कि किस प्रकार से जो इनके पास लॉजिकल फैलिसीज है महोदय। उसके बाद ये बोलते हैं महोदय कि दलित जो है एकता खत्म हो रही है, जो वर्तमान की पार्टी है वो दलित एकता खत्म कर रही है। महोदय जो वर्तमान की पार्टी है वो एकता नहीं खत्म कर रही है बल्कि विविधताओं को लेकर के आ रही है, कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग को लेकर आ रही है। अंततः डिबेट कोर पर है, उसके मूल्य पर है। जितनी भी नई अगर पार्टियां बन भी रही है उसका मूल क्या है महोदय? एजुकेट, एगिटेट एंड ऑर्गेनाइज। अब वो एजुकेट किस प्रकार से कर रही है? सभी पार्टियां इस बात की डिमांड कर रही है कि हमें ज्यादा से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन चाहिए। सभी पार्टियां इस बात को लगातार तमाम आर्टिकलों और तमाम वीडियोस में बता रही है कि कैसे दलितों के साथ गलत हो रहा है। ये अपने आप में बताता है महोदय कि अंततः तो सभी एजुकेट कर रही है, वो कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग्स को लेकर आ रही है। ये विभाजन एग्जिस्ट ही नहीं करता है वास्तव में महोदय, जिस तरह के इस विभाजन की बात कर रहे हैं कि डायकोटमी है, डायकोटमी है, डायकोटमी है। उसके बाद ये बोलते हैं महोदय कि दलित एकता, उसके बाद ये बोलते हैं महोदय कि एजुकेशन लेवल गिरता जा रहा है बिहार में। चलिए एजुकेशन लेवल से शुरू करते हैं। क्या बिहार और बाकी राज्यों में जहां मायावती मुख्यमंत्री बनी महोदय वहां पे क्या दलितों के लिए विशेष स्कूल्स नहीं खुले? क्या वहां दलित आरक्षण नहीं लागू हुआ? क्या जैसे अब मान के चलते दलित आंदोलन वर्तमान में डीएमके भी दलित आंदोलन के नेतृत्व से निकली है महोदय। दलितों का कहां ज्यादा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का रिप्रेजेंटेशन क्या तमिलनाडु में ज्यादा नहीं है महोदय? ये अपने आप में दिखाता है महोदय कि जो दलित आंदोलन से निकले हुए लोग हैं एकदम बिल्कुल ही एजुकेशन पे मानते हैं, तभी वो एजुकेशनल कोटास, इकोनॉमिक कोटास रिलेटिवली ज्यादा रख रहे हैं महोदय। इसीलिए हमें समझने की आवश्यकता है महोदय कि ये जो कह रहे हैं कोटा बढ़ा देना, लगातार उनके लिए विशेष स्कूल खोलना, अपने आप में दिखाता है कि जो अंबेडकर का मूल आइडिया है टू एजुकेट, उसके लिए किस प्रकार से समर्थवान है और उसी लाइन में उनकी पूरी पॉलिसी चल रही है। उसके बाद ये बोलते हैं महोदय कि एजुकेट नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि ये लोग हैं जो कोलैब कर लेते हैं ब्राह्मण दलित एकता और बाकी सारी चीजें, और अंबेडकर का पूरा आइडिया स्वर्ण हिंदुओं के खिलाफ था। चलिए अंबेडकर के सामने हम लोग चलते हैं। क्या वाकई में अंबेडकर जो व्यक्ति मान लीजिए कोई स्वर्ण है, अगर वो व्यक्ति दलितों के हित की बात करता है तो अंबेडकर क्या उसका इसीलिए विरोध करेंगे क्योंकि वो स्वर्ण है? ये अपने आप में सोचने की बात है महोदय। क्या मायावती तमाम ब्राह्मणों के साथ है जो दलितों का विरोध करते हैं? वो किस ब्राह्मण के साथ है? जो दलितों के साथ है, जो दलितों के हित में सोच रही है। वरना ऐसा अगर होता महोदय तो फिर ब्राह्मणों का वोट तो बीजेपी को पड़ता ही नहीं। समझने की बात है हमें महोदय कि वही मायावती है जो लगातार मनुस्मृति को जला रही है, जो लगातार उन ब्राह्मणों जिस कोलैब की ये बात कर रहे हैं वो केवल स्वर्ण का कोलैब नहीं है। हमें समझना होगा कौन से स्वर्ण का कोलैब है। जो हार्डकोर ऑर्थोडॉक्स स्वर्ण है उसके साथ नहीं है। उसके बाद बोलते हैं महोदय कि जो वर्तमान दलित आंदोलन है उसका उद्देश्य फुलफिल ही नहीं हो रहा है। चलिए उद्देश्य फुलफिलमेंट का मतलब क्या है महोदय? कि बेटर रिप्रेजेंटेशन हो, बेटर स्टेटस को में बढ़ावा हो, और उसके बाद बेहतर तरीके से लोगों को आंदोलन मतलब एजुकेट कर पाए। चलिए एजुकेशन से शुरू करते हैं। जितने भी दलित आंदोलन है उनका प्राइमरी भार क्या होता है? एजुकेशन से हम रिफॉर्म करेंगे, दलितों के स्कूल की बात करते हैं, कोटास की लगातार बात बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ठीक, अपने आप में समझने की आवश्यकता है। चंद्रशेखर रावण जैसे जो नए नए उभरते लोग हैं वो लगातार बात कर रहे हैं कि कैसे हमें कोटास को बढ़ाना होगा, एजुकेट करना पड़ेगा। तो अपने आप में बताता है। एजुकेट की बात करते हैं महोदय, देखते हैं कि कैसे जो चीजें अभी हो रही है, कैसे दलित आइडेंटिटीज को असर्ट किया जा रहा है, जो बाबा साहेब भी कह रहे हैं। ये मान के चल रहे हैं कि बाबा साहेब दलित आइडेंटिटी को समाप्त करने की बात करते हैं। हमें समझना होगा महोदय कि अगर इनके पैराडाइम में हम डिबेटिंग करें तो फिर बाबा साहब तो कह देंगे कि सभी बराबर हैं, सभी एक साथ राजनीति करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कह रहे ना बाबा साहब। तो कह ही रहे हैं ना महोदय कि हमें अंततः उस आइडेंटिटी को भुनाना होगा और उसके बाद सत्ता पर काबिज होना पड़ेगा। जो वर्तमान की परिस्थिति है वो भी यही कह रही है कि सभी आइडेंटिटीज को भुना रही है और सत्ता में काबिज हो रही है, लगातार इसकी डिमांड रख रही है। उसके बाद जो हमारा जो प्रतिपक्ष है वो सपा और बसपा को समझाने की कोशिश करता है, सपा बसपा को एक फ्रेम में डालने की कोशिश करता है। बसपा बामसेफ से निकली हुई आंदोलन है, सपा ओबीसी आंदोलन से निकली हुई है, तो दोनों एक फ्रेम में है ही नहीं महोदय। जिस यादव नेतृत्व की ये बात करके जा रहे हैं वो ओबीसी आंदोलन से निकला हुआ है। जिस बसपा की हम बात कर रहे हैं वो अपने आप में बामसेफ दलित आंदोलन से निकला हुआ है, उसकी पार्टी है। उसके बाद ये बोल के जा रहे हैं महोदय कि अंबेडकर जो है वो क्या कर रहे हैं? मुस्लिमों को अपीज कर रहे हैं। हमने बताया महोदय कि हमें समझना होगा दलित मुस्लिमों के साथ ही रहते हैं महोदय। उसके बाद बोलते हैं रास्ते अलग अलग हैं, रास्ते सेम है, उद्देश्य भी सेम है, अपलिफ्टमेंट। हमने बताया कि कैसे ये सभी पार्टी इन्हीं माध्यमों से विजिट करें।